हेलो दोस्तों, मैं नमीश शर्मा आपका स्वागत करता हूं ओम चाणक्य प्रतियोगिता अकादमी। ये हमारा चौथा लेक्चर है, चौथी हमारी वीडियो है जो हम आज आपको कराने वाले हैं, जिसमें जियोग्राफी के 15 वर्षों के प्रीवियस ईयर प्रश्न आपको कराए जा रहे हैं। तो मैंने 3 पार्ट में पहले करा चुका हूँ, ये आपका चौथा पार्ट रहेगा। तो यूपी पीएससी और आरओ एआरओ यूपी पुलिस एसआई के लिए ये प्रश्न है, इसलिए 15 वर्षों के आरओ एआरओ के पेपर में पूछे गए प्रश्न हैं। ये आपकी पार्ट 4 है, 3 वीडियो में पहले बना चुका हूँ। ओम चाणक्य प्रतियोगिता अकादमी धामपुर की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूँ। ठीक है, ये मैंने पहले भी बताया है, सभी परीक्षा में आए हुए प्रश्नों के साथ हम आपके साथ हैं। सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, यूपी पीसीएस, यूपी आरओ एआरओ, यूपी पुलिस, एसआई और एसएससी जीडी के लिए। तो हम अपने पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा था? तो आपको पता होगा, मानव ने चंद्रमा पर अपना पहला कदम 1969 में रखा था। 1969 में रखा था। चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाले व्यक्ति जो है वो नील आर्मस्ट्रांग है। नील आर्मस्ट्रांग है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया है, इंसान को ये एक छोटा सा कदम मानवता के लिए छलांग लगाई थी। चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान और अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग का जन्म 1930 में हुआ था। 1930 में 5 अगस्त को हुआ था। चांद पर पहला इंसान रहे हैं जाने वाले अंतरिक्ष यात्री बनने से पहले उन्होंने अमेरिकी नेवी की तरफ से कोरियाई युद्ध में भी हिस्सा लिया। 16 साल की उम्र में अपने ड्राइवर लाइसेंस से पहले उन्होंने पायलट लाइसेंस हासिल कर लिया था। ठीक है, नील नासा के पहले नागरिक अंतरिक्ष यात्री थे जिन्होंने 1966 में जेमिनी 8 में कमांड पायलट की भूमिका अदा की थी। और नील 200 से ज्यादा तरह के विमान क्या कर सकते हैं, उड़ा सकते हैं। तो चंद्रमा पर पहले कदम रखने वाले व्यक्ति जो थे वो नील आर्मस्ट्रांग थे, जिन्होंने अपना पहला कदम 1969 में रखा। 21 जुलाई 1969 में उन्होंने पहली बार चांद पर कदम रखा और लगभग 2.5 घंटे स्पेस वॉक की थी। यानी चांद पर पहला कदम रखने वाले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे। तो पहले प्रश्न का उत्तर आपका होगा चौथा, 1969। कुछ चंद्रमा के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की ओर हम चलते हैं। तो पहला तथ्य है चंद्रमा का कि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा और पृथ्वी की औसतन दूरी 3,84,400 किलोमीटर, कहीं कहीं आपका 3,84,000 किलोमीटर के लगभग लिखा होता है। ठीक है, चंद्रमा अपने अक्ष पर 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट पर एक चक्कर लगा लेता है। पृथ्वी की सतह से चंद्रमा का केवल 59% या 57% भाग ही हम देख पाते हैं। आगे है, चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव है, अर्थात है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता। अर्धचंद्र के समय पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति समकोणीय होती है। यानी जब अर्धचंद्र दिखाई देगा तो सूर्य और चंद्रमा की स्थिति समकोण की तरह दिखाई देगी। चंद्रमा पर पहला कदम 20 जुलाई 1969 को अमेरिका के अपोलो 2 मिशन द्वारा नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था। यानी चंद्रमा, ये मैं अभी बता भी चुका हूं कि चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे। आगे बढ़ते हैं थोड़े से तथ्यों के साथ। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे ज्यादा निकट होता है तो वह 14% अधिक बड़ा और 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है, जिसे सुपर मून कहा जाता है। अर्थात चंद्रमा और पृथ्वी की वह स्थिति जब दोनों एक दूसरे के सबसे ज्यादा निकट होंगे तो उस स्थिति को सुपर मून कहा जाता है। और ऐसी स्थिति में चंद्रमा 14% अधिक बड़ा और 30% चमकीला दिखाई देता है। जब पृथ्वी अपनी छाया चंद्रमा पर डालती है तो पूर्ण चंद्रग्रहण की स्थिति होती है, जिसके कारण चंद्रमा लाल दिखाई देता है, जिसे ब्लू मून कहा जाता है। अर्थात जब पृथ्वी अपनी छाया चंद्रमा पर डालती है तो पूर्ण चंद्रग्रहण की उपस्थिति होती है, जिसके कारण चंद्रमा लाल दिखाई देता है। और ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? ऐसी स्थिति को हम
ब्लू मून कहते हैं। ऐसी स्थिति को हम ब्लू मून कहते हैं। जब तीसरे पॉइंट की ओर चलते हैं, जब एक वर्ष माह कैलेंडर में एक महीने में दो पूर्णिमाएं हो, एक महीने में दो पूर्णिमाएं होती हैं, तो दूसरी पूर्णिमा के चांद को ब्लू मून कहा जाता है। ब्लू मून कहा जाता है। यानी एक कैलेंडर माह में जब एक से ज्यादा पूर्णिमाएं होती हैं, अर्थात दो पूर्णिमाएं होती हैं, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? ब्लू मून कहते हैं। अर्थात दूसरी पूर्णिमा के चांद को ब्लू मून कहा जाता है। ऐसा 2-3 साल में एक बार होता है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण 1/6 होता है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण 1/6 होता है। इसलिए पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर किसी वस्तु का भार घटकर उसके भार का 1/6 रह जाएगा, 1/6 रह जाएगा। अर्थात किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 60 किलो है, तो आप अगर वो चंद्रमा पर ले जाएंगे तो इसका 1/6 अर्थात 10 किलो के लगभग कहां पर हो जाएगा? चंद्रमा पर हो जाएगा। कहां पर हो जाएगा? चंद्रमा पर। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। चंद्रमा पर हम एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। इसका प्रमुख कारण होता है चंद्रमा पर वायुमंडल का ना होना। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, जिसके कारण हम चंद्रमा पर एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं। अगला पॉइंट है, चंद्रमा अपनी अक्ष पर 5 डिग्री झुका हुआ। चंद्रमा अपनी अक्ष पर 5 डिग्री झुका हुआ है, जिसके झुकने के कारण, ठीक है, हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण और हम हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होता है। चंद्रमा का सतह एक अभिन्न फलक ही पृथ्वी की और अभिमुख होता है। यानी चंद्रमा की एक सतह ही पृथ्वी के क्या होती है? सामने होती है। ठीक है, जैसे हम ये कहें ये आपका चंद्रमा है और ये क्या है? पृथ्वी है। तो इसकी एकमात्र सतह ही पृथ्वी की तरफ मुख होगी, यानी दूसरा जो सतह है वो पृथ्वी की तरफ नहीं होती। यानी चंद्रमा की एक सतह प्रकाशमय होती है तो दूसरी सतह अंधकारमय होती है। उत्तरी ध्रुव इसका प्रकाशमय होता है, तो दूसरे दक्षिणी ध्रुव जो है इसका क्या होगा? अंधकारमय होता है। यानी एक सतह पर प्रकाश दिखाई देता है और एक सतह पर अंधकार होता है। अगले पॉइंट की ओर देखो, मैंने चंद्रमा के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपको बताए। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा और पृथ्वी की औसतन दूरी 3,84,000 किलोमीटर के लगभग है। चंद्रमा अपने अक्ष पर 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में एक चक्कर लगाता है। पृथ्वी की सतह से चंद्रमा का केवल 59 या 57% भाग ही हम देख सकते हैं। चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव है। अर्धचंद्र के समय पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति कोणीय होती है। चंद्रमा पर पहला कदम 20 जुलाई 1969 को अमेरिका के अपोलो 13 यान के द्वारा नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे ज्यादा निकट होती है तो उस स्थिति को सुपरमून कहते हैं। जब पृथ्वी अपनी छाया चंद्रमा पर डालती है तो उस समय पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है और ऐसी स्थिति में चंद्रमा लाल दिखाई देता है, जिसे रेड मून कहा जाता है। एक वर्ष माह कैलेंडर में एक महीने में अगर 2 पूर्णिमा आ जाए तो दूसरी पूर्णिमा के चांद को हम क्या कहते हैं? ब्लू मून कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी वस्तु को अगर पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका 1/6 भाग ही उसमें रह जाता है। ठीक है, चंद्रमा पर हम एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा अपने अक्ष पर 5 डिग्री झुका हुआ है और चंद्रमा की सतह का एक फलक ही हमें दिखाई देता है, दूसरा पृथ्वी की ओर नहीं होता है। ठीक है, ये चंद्रमा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। आगे है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, यानी शांति सागर कहां पर है? तो चंद्रमा एक शांति सागर का मैदान है और यहाँ पर क्या है? चंद्रमा को ही शांति सागर कहा जाता है क्योंकि चंद्रमा पर धूल के मैदान है, जिसके कारण इसे शांति सागर कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। चंद्रमा के धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते क्योंकि ये अभी मैंने आपको बताया, चंद्रमा की सतह पर कोई भी व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। इसका कारण है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, जिसके कारण हम चंद्रमा पर बातें नहीं कर सकते या एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण
कब होता है? जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आ जाती है, इनमें से कोई। तो चंद्र ग्रहण की अगर मैं बात करूं तो आप यहां पर कहोगे ये सूर्य है, यहां पर अगर आप देखोगे ये आपका सूर्य है और ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। जब सूर्य की छाया पृथ्वी पर पड़ती है तो पृथ्वी के कारण सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाता, चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाता। उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? पूर्ण चंद्र ग्रहण कहते हैं, पूर्ण चंद्र ग्रहण कहते हैं। अर्थात चंद्रमा और सूर्य के मध्य जब पृथ्वी आ जाए तो उस स्थिति को चंद्र ग्रहण कहा जाता है, चंद्र ग्रहण कहा जाता है। और जब सूर्य का प्रकाश आधा चंद्रमा पर पड़ता है और आधा नहीं पड़ता तो उसे आंशिक चंद्र ग्रहण, ऐसे ही, ठीक है। और इस स्थिति को जब थोड़ा कम प्रकाश, ठीक है, चंद्रमा पर पड़ता है तो उसे माघ चंद्र ग्रहण और माध्य चंद्र ग्रहण के नाम से जाना जाता है, ठीक है। याद रखेंगे इसको। तो इसका आंसर आपका होगा, मैंने क्या कहा, चंद्र ग्रहण कब होता है? तो चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के मध्य आ जाती है, उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण कहते हैं। आगे याद रखिएगा, चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होता है और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है, हमेशा अमावस्या को होता है। आगे है, कौन सी परिस्थिति में चंद्र ग्रहण होगा? कौन सी परिस्थिति में चंद्र ग्रहण होता है? तो अर्धचंद्र, पूर्ण चंद्र, ठीक है। तो याद रखिएगा, नव चंद्र की स्थिति में चंद्र ग्रहण होगा, नव चंद्र की स्थिति में चंद्र ग्रहण होता है। अगला प्रश्न है, 22 दिसंबर 1999 को पूर्णिमा के चंद्रमा के सामान्य से अधिक चमकदार होने के लिए मुख्य उत्तरदायी कारक क्या है? तो मैंने आपको बताया है कि जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे ज्यादा निकट होता है उस स्थिति में चंद्रमा अधिक चमकीला और अधिक बड़ा दिखाई देता है। और ऐसा कब होता है? ठीक है, तो याद रखिएगा, जब उपसौर की स्थिति होती है, उपसौर के समय पृथ्वी, एक मिनट यहां पे थोड़ा सा, बाईस दिसंबर 1999 को पूर्णिमा के चंद्रमा के सामान्य से अधिक चमकदार होने के लिए मुख्य उत्तरदायी कारक क्या था? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है आपके सामने, अपसौर, उपसौर, अपभू और क्या है? उपभू। ठीक है, तो बताइए जरा इसका आंसर। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ये अंतर था। ऐसी स्थिति को कहते हैं उपभू। क्या कहते हैं? उपभू। देखो चारों बार मैं बता देता हूं, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच, सूर्य दोनों अधिक दूरी पर हो, दोनों अधिक दूर हो तो उसे कहते हैं अपसौर। उपसौर किसे कहते हैं? उपसौर उसे कहते हैं जब पृथ्वी और सूर्य दोनों पास हो। तीसरा है कि जब चंद्रमा और पृथ्वी एक दूसरे से दूर हो तो उसे अपभू कहते हैं। और जब दोनों क्या हो? पास हो, अर्थात चंद्रमा जब पृथ्वी के बहुत ज्यादा पास होता है तो उसे कहते हैं उपभू कहा जाता है। इसकी स्थिति अगर हम देखें तो याद रखना, अपसौर पृथ्वी और सूर्य दोनों अधिक दूर हो, उपसौर पृथ्वी और सूर्य दोनों पास हो, अपभू चंद्रमा और पृथ्वी एक दूसरे से दूर हो, उपभू कहते हैं दोनों क्या हो? अत्यधिक पास में हो। अब 22 दिसंबर 1999 को पूर्णिमा के चंद्रमा सामान्य से अधिक चमकदार होने के मुख्य उत्तरदायी कारक था उपभू की कंडीशन थी। ठीक है, जब चंद्रमा अत्यधिक चमकदार दिखाई देता है तो उस स्थिति में चंद्रमा पृथ्वी के अत्यधिक पास होता है।
ठीक है। 22 दिसंबर 1999 को चंद्रमा पूर्ण उपभू पर था, अर्थात इस दिन चंद्रमा के पृथ्वी की सबसे निकटतम दूरी रहने के कारण यह अधिक चमकदार था। इसमें चंद्रमा 60 वर्षों में सर्वाधिक बड़ा और चमकदार दिखाई पड़ा। पृथ्वी और चंद्रमा की न्यूनतम दूरी मैंने आपको 3,84,000 बताई थी और यहाँ पर 3,63,300 किलोमीटर, और अधिकतम दूरी की अगर मैं बात करूं तो 4 लाख, ठीक है, याद रखेंगे 5500 किलोमीटर के लगभग होती है। यानी ये वाली कंडीशन बन जाती है आपकी उपभू और ये वाली कंडीशन बन जाती है आपकी अपभू, याद रखिएगा। ठीक है, आगे मैं ये भी बता देता हूं, ठीक है, उपसौरिक और अपसौर। ठीक है, याद रखिएगा, मैंने अभी आपको बताया सूर्य और पृथ्वी जब दोनों अधिक दूर होते हैं तो ऐसी कंडीशन 4 जुलाई को होती है। ऐसी कंडीशन 4 जुलाई को होती है। सूर्य और पृथ्वी जब दोनों पास होते हैं तो ऐसी कंडीशन 3 जनवरी को होती है। इस कंडीशन को हम उपसौरिक कहते हैं या उपसौर कहते हैं, और इस कंडीशन को हम अपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। याद रखिएगा, जब ये दोनों दूर होंगे तो इनके बीच की दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है, और जब ये दोनों पास होते हैं तो इनके बीच की दूरी 14.71 करोड़ किलोमीटर के लगभग होती है। तो ये उपसौर और अपसौरिक है। अभी मैंने आपको उपभू और अपभू के बीच बारे में बताया। आगे बढ़ेंगे। जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी और चंद्र के बीच का कोण कितना होता है? अभी मैंने बताया जब अर्धचंद्र की कंडीशन होती है तो सूर्य, पृथ्वी और चंद्र जो है वो समकोण की स्थिति बनाता है, अर्थात 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अर्थात कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बेमेल को छाटिए। ठीक है, मंगल, बुध, चंद्रमा और पृथ्वी। आपको पता होगा मंगल एक ग्रह है, बुध एक ग्रह है, जबकि चंद्रमा एक उपग्रह होता है। चंद्रमा एक उपग्रह होता है और पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है। पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है। तो इसका आंसर होगा चंद्रमा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? कौन सा ग्रह नहीं? आसान प्रश्न ऊपर बता चुका हूं। बुध, मंगल और पृथ्वी ये तीनों ग्रहों में शामिल है, जबकि चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह। चंद्रमा एक उपग्रह है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आपका, ब्लू मून की परिघटना कब होती है? इस सारे के सारे पॉइंट मैं आपको चंद्रमा के महत्वपूर्ण बिंदु में लिखवा चुका हूं। ब्लू मून की घटना कब होती है? जब एक वर्ष महा कैलेंडर में, ठीक है, एक वर्ष में, एक महीने के कैलेंडर में 2 पूर्णिमा एक साथ हो तो दूसरी पूर्णिमा के चांद को हम ब्लू मून कहते हैं। ब्लू मून कहते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो, जब एक कैलेंडर वर्ष में 2 लगातार माह में 4 पूर्णिमा हो, जब एक ही कैलेंडर माह में, व्रत में नहीं, माह में 3 बार एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो। तो यहाँ पे याद रखना, जब एक माह में 2 पूर्णिमा हो तब दूसरी पूर्णिमा के चांद को हम क्या कहते हैं? ब्लू मून कहते हैं। ब्लू मून कहते हैं। अगला प्रश्न है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो, अभी मैंने बताया था, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसके भार में 1/6 का परिवर्तन हो जाता है। उसका भार बढ़ जाता है। ठीक है, उसका भार बढ़ जाता है, उसका भार घट जाता है, उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता, वह पूर्ण रूप से भार रहित हो जाता है। ठीक है, तो जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसके भार में, जैसे मान लीजिए पृथ्वी पर कोई वस्तु 60 किलोग्राम की है, और जब इसे चंद्रमा पर ले जाया गया तो इसका भार इसका 1/6 रह जाएगा, यानी 10 किलोग्राम रह जाएगा। कितना रह जाएगा? 10 किलोग्राम रह जाएगा। यानी उसके भार क्या होगा? उसका भार घट जाता है। ठीक है, यानी 60 किलोग्राम से कितना रह जाएगा? 10 किलोग्राम रह जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा पृथ्वी से कितनी दूर है? चंद्रमा पृथ्वी से कितनी दूर है? तो चंद्रमा जो है पृथ्वी से 3,84,000
किलोमीटर के लगभग है, लेकिन ऑप्शन में दिया गया है 3,84,400। ठीक है, तो इसको लगभग में मान लेते हैं, लेकिन सही जो है वो 3,84,000 किलोमीटर के लगभग है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, सही होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो, आपको मैंने चंद्रमा से जुड़े हुए सारे प्रश्न कराए हैं। इसके लिए महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको दे चुका हूं। ठीक है, कि चंद्रमा के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु थे वो मैंने सारे के सारे आपको बता दिए। ये चंद्रमा से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा में आए हुए प्रश्न थे। आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की ओर। आगे प्रश्न है आपका, क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? क्षुद्र ग्रह क्या है? तो आपको पता होना चाहिए क्षुद्र ग्रह क्या है। यह पथरीला और धातुओं के, यह पथरीला और धातुओं के ऐसे पिंड होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अधिकांश क्षुद्र ग्रह, ठीक है, पृथ्वी और मंगल की एक पट्टी के रूप में स्थित होते हैं। तो मैंने कहा क्षुद्र ग्रह पथरीले और धातुओं के पिंड होते हैं जो किसकी परिक्रमा करते रहते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। क्षुद्र ग्रह अनियमित आकार के होते हैं, अर्थात इन ग्रहों का कोई भी निश्चित आकार नहीं होता। जैसे मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, तो मैंने आपसे क्या कहा, यहां पर अगर क्षुद्र ग्रह की पट्टी है, ठीक है, तो पहले यहां पर अगर मैं ग्रहों के नाम बताऊं तो आपको मैं कहूंगा ये सूर्य है। ठीक है, सूर्य के सबसे पांच जो ग्रह है वो बुध होता है। कौन सा? मरकरी। उसके बाद शुक्र है, शुक्र के बाद पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद मंगल है, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, अरुण, वरुण और प्लूटो। ये ग्रहों का क्रम होता है। तो इसी में अगर क्षुद्र ग्रह की बात करूं तो ये सारे आपके क्या होते हैं, ग्रह होते हैं। इन ग्रहों में, ठीक है, मैंने क्या कहा, ये पहला जो आपका ग्रह हो गया बुध हो गया, बुध के बाद आपका शुक्र हो गया, शुक्र के बाद पृथ्वी हो गई, अब पृथ्वी के बाद ये मंगल है। क्या है? मंगल है, और ये आपका बृहस्पति है। तो क्षुद्र ग्रह पत्थर के समान क्या होते हैं, आकाशीय पिंड होते हैं जो इस तरीके के, जो मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में उपस्थित होते हैं और लगातार सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं, और लगातार सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। तो मैंने आपको यहां पर बताया कि क्षुद्र ग्रह क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे पथरीला और धातुओं के ऐसे पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अधिकांश क्षुद्र ग्रह जो है पृथ्वी और मंगल के बीच एक पट्टी में स्थित होते हैं। क्षुद्र ग्रह अनियमित आकार के होते हैं। अधिकांश क्षुद्र ग्रह जो है छोटे होते हैं, कुछ का व्यास लगभग 1000 किलोमीटर तक बड़ा भी हो सकता है। यानी कुछ क्षुद्र ग्रह जो है वो छोटे भी हो सकते हैं और कुछ जो है वो बहुत ज्यादा बड़े भी हो सकते हैं। पृथ्वी के निकट क्षुद्र ग्रह अमोर और अपोलो और एटन है। यानी पृथ्वी के निकट जो क्षुद्र ग्रह है वो आपके तीन है। एक तो आपका अमोर है, एक अपोलो है, और एक कौन सा? एटन। ये तीन क्षुद्र ग्रह जो है वो पृथ्वी के सबसे ज्यादा पास में पाए जाते हैं। आगे प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो तीन चीजें आपको मोस्टली याद रखनी है कि पथरीला और धातुओं के पिंड होते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं, मंगल और पृथ्वी के बीच में उपस्थित होते हैं। ठीक है, कुछ छोटे हो सकते हैं, कुछ आपके बड़े हो सकते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे छोटे टुकड़ों को हम क्या कहते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के बीच परिक्रमा करने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को या करने वाले आकाशीय पिंड को हम क्या कह सकते हैं? तो हम क्षुद्र ग्रह कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? क्षुद्र ग्रह उसको कह सकते हैं। तो आंसर आपका चौथा होगा। अगला प्रश्न है, एक ही प्रश्न था, इंपोर्टेंट था। आगे धूमकेतु और पुच्छल तारे क्या होते हैं? धूमकेतु और पुच्छल तारे क्या होते हैं? तो इनके बारे में आपको बता देता हूं, कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं। धूमकेतु आकाशीय धूल, बर्फ और हिमानी गैस के पिंड होते हैं। यानी हमने क्या कहा, धूमकेतु आकाशीय धूल, बर्फ और हिमानी गैसों के आकाशीय पिंड होते हैं जो सूर्य से दूर ठंडे व अंधेरे क्षेत्र में पाए जाते हैं। यानी सूर्य से बहुत दूर ठंडे और अंधेरे क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये सूर्य के चारों ओर लंबी किंतु अनियमित कक्षा में घूमते रहते हैं। ये एक लंबी और अनियमित कक्षा के रूप में क्या करते रहते हैं? घूमते रहते हैं। धूमकेतु
अपनी कक्षा में घूमते हुए कई वर्षों के पश्चात जब सूर्य के समीप से गुजरते हैं तो गर्म होकर नीचे गैसों की फुहारें निकलती हैं जो एक लंबी चमकीली पूंछ के समान प्रतीत होती है और कभी कभी यह कुछ लाखों किलोमीटर लंबी भी होती है। यानी जब ये सूर्य के सबसे ज्यादा पास में पहुंचते हैं तो एक क्या है, लंबी पट्टी के रूप में दिखाई देते हैं और इनसे गैसों की फुहारें निकलती हैं। गैसों की फुहारें निकलती हैं जो चमकीली पूंछ के समान दिखाई देती है। ठीक है, ठीक है, इस लाइन को ध्यान रखना। आपको मैंने बताया धूमकेतु आकाशीय धूल और बर्फ के क्या है, हिमानी गैसों के क्या होते हैं, आकाशीय पिंड होते हैं। ये लंबी कक्षा में और नियमित आकार में क्या करते रहते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं और जब ये सूर्य के समीप पहुंचते हैं तो गर्म होकर गैसों की फुहारें निकालते हैं जो किसके समान दिखाई देती है, एक पूंछ के समान दिखाई देती है। ठीक है, याद रखना। अब मैंने बताया हेल-बॉप किसका एक नाम है, तो यहां पर एक प्रश्न भी था, ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। ठीक है, इसे सही कर लेंगे। यहां पे लिखा हुआ है हेल-बॉप क्या है, एक पुच्छल तारा है। क्या है, एक पुच्छल तारा है जो 23 जुलाई 1995 को बृहस्पति की कक्षा से बाहर चमक रहा था, जिसकी खोज किसने, एलन हेल ने की थी। हेल ने की थी। तो 3 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, इन तीनों को याद रखेंगे। पहला है हेल-बॉप किसका नाम है, पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं इसके। तो आपका है कि एक पुच्छल तारा है। क्या है, एक पुच्छल तारा है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। सुकेगर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था, किस ग्रह से टकराया था। धूमकेतु जो है वो किस ग्रह से टकराया था, तो याद रखेंगे सुकेगर लेवी 9 जो धूमकेतु है वो मुख्य रूप से बृहस्पति ग्रह से टकराया था। किससे टकराया था, बृहस्पति ग्रह से टकराया था। याद रखेंगे सुकेगर लेवी, इसे थोड़ा सही कर लेंगे, सुकेगर लेवी 9 की खोज मार्च 1993 में कैलिफोर्निया स्थित पॉलीमर प्रयोगशाला के वैज्ञानिक इयोगन और कैरोलिना सुकेकर और कनाडा के डेविड लेवी द्वारा किया गया था। यह धूमकेतु जैसे ही सौरमंडल के सबसे बड़े बृहस्पति के आकर्षण क्षेत्र में आया तो 16 से 22 जुलाई 1994 के मध्य बृहस्पति से टकराया, किंतु बृहस्पति को इससे कोई भी नुकसान नहीं हुआ था। ठीक है, याद रखना कब तक, 1994। ठीक है, तो याद रखना सुकेगर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था, बृहस्पति से टकराया था और बृहस्पति से इस ग्रह को कोई भी नुकसान नहीं हुआ था। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। उल्का क्या है, उल्का क्या है, तो तीव्र गति से चलता तारा, तारामंडल का भाग, पुच्छहीन धूमकेतु, वाया अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश हुए द्रव्य का अंश है। ठीक है, तो इसका आंसर बताएंगे। याद रखेंगे उल्का क्या है, उल्का क्या है, बताइए। ठीक, आंसर बताइए क्या है इसका। तो उल्का जो है वो वायु अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश हुए पदार्थ का एक अंश होता है। जितने भी आकाशीय पिंड है जब वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो वे क्या करने लगते हैं, उल्का पिंड जितने भी हैं वो स्वतः ही जलने लगते हैं। तो वायु अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश हुए द्रव्य का अंश क्या कहलाता है, उल्का कहलाता है, उल्का कहलाता है। तो इसका आंसर चौथा है, अक्षांश और देशांतर। आज मैंने आपको क्षुद्र ग्रह, चंद्रमा, धूमकेतु और पुच्छल तारा के प्रश्न और उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी है। ठीक है, बाकी के प्रश्न हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, इनको देखते रहिए। ये आपका क्या था, ज्योग्राफी का पार्ट 4 था। जल्दी ही आपकी क्लास, अगला लेक्चर आपका मिलेगा। धन्यवाद।